तो नेक्स्ट अब एल्जेब्रा में आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखो फैक्टर की डेफिनेशन लिखी है, प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर्स एंड और literal results in a term of an algebraic expression. These numbers and or literals are called the factor of the that term. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ए कांस्टेंट फैक्टर इज नोन एज अ न्यूमेरिकल फैक्टर विच अ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड अ लिटरल फैक्टर। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं 21, क्या लिख रहे हैं 21 लिखा मैंने, ठीक है। तो 21 किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 21 किस किस से होता है, 1 से, 3 से, 7 से, 21 से। मतलब 21 किन किन से कटता है, 1 से कटता है, यानी 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, 21 से डिवाइड होता है। तो ये 21 के फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर, 1 2 3 4, ठीक है। तो वही लिखा है, तो 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 × 3 × 7, कैन आई राइट इन दिस वे, 1 × 3 3 3 × 7 21, ठीक है। वो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर, जो फैक्टर होता है वो एक या एक से ज़्यादा नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। and or literal result in a term of an algebraic expression. These number or literal are called the factor of the that term. इसका यही कहने का मतलब है कि जो भी नंबर है कोई भी नंबर है उसके ये हमें फैक्टर मिल रहे जैसे, ठीक है। तो इस नंबर को मैं, ये जितने भी फैक्टर मिले हैं उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ नहीं। जैसे ये 3 ले लिए मैंने, ठीक है, 1 × 3 × 7 लिखा, तो इसका मतलब 21 हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमें, ठीक है, ये एक से ज़्यादा फैक्टर का मल्टीप्लाई करके मिला ना, लेकिन है तो ये 21 के फैक्टर ना 3, वही चीज़ लिखी और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप एल्जेब्रा में आपको लिटरल फैक्टर का मतलब होता है, लिटरल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। लिटरल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। और फैक्टर का मतलब आपको पता है, मैंने अभी बताया। जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि 15 के फैक्टर बताओ, 15, तो 15 किन किस से कटता है, 1 3 5 15, ठीक है, इन से कटता है। तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 को 15 = 1 × 3 × 5, यानी ये जो इसके फैक्टर मिल रहे हैं इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इन सब का प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ ना, यही होता है फैक्टर। अब देख लीजिए द फैक्टर्स ऑफ टर्म 3x है, एक टर्म है, ठीक है। तो 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x। 3x से क्या मतलब होता है, 3 × x। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हुए, 3 एक फैक्टर हुआ और x एक फैक्टर हुआ। जैसे इसमें हमने क्या दिखा, जैसे मैंने 15 को लिखा 1 × 3 × 5, तो 1 3 5 ये तीनों इसके फैक्टर है ना 15 के, है कि नहीं। तो वही चीज़ लिखी, फैक्टर ऑफ टर्म 3x को मैंने लिखा 3 × x, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक 3 हो गया और एक x हो गया। वही लिखा है फैक्टर ऑफ टर्म 3x आर 3 एंड x, ठीक है ना। मतलब ये दो नंबर से कटेगा, 3x एक 3 से कटेगा और x से कटेगा। आपको डिवाइड करके दिखाऊं मैं, देखो 3x को 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। और 3x को सपोज मैंने x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 बचा। मतलब ये दोनों से नंबर कट रहा है ना, 3x दोनों से डिविजिबल है, 3 से भी और x से भी, तो इसलिए इसके 3x के 2 फैक्टर हैं जो इसके अंदर ही छुपे हुए हैं। 3x के फैक्टर इसी के अंदर छुपे हुए हैं, कैसे, 3x को 3 × x लिखा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसके कितने फैक्टर हो गए, 2, एक 3 और एक x, क्योंकि ये 3 और x दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखा, देखो नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ द टर्म -11 xyz। xyz का क्या मतलब हुआ, x × y × z, और इस पूरे का क्या मतलब हुआ, -11, ठीक है,
-11 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। मतलब ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 फैक्टर। ऊपर कितने फैक्टर थे, 1 2, ठीक है। वो लिखा फैक्टर्स ऑफ द टर्म -11 एक्स वाई जेड आर -11 एक्स वाई जेड। जैसे आपने इसको ऐसे लिखा तो कितने फैक्टर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि वही लिखा प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर, वन या मोर नंबर का प्रोडक्ट है। ये पूरा क्या है, एक नंबर या उससे ज़्यादा नंबर का क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, है कि नहीं। मैंने जैसे आपको नहीं बताया था कि 5x का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब ये चीज़ इसी के अंदर छुपी है। एक हमने 5 ले लिया और ये यहाँ से x ले लिया, ठीक है ना। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 5 और x। क्यों, क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा पूरा 5x। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखा -11 एक्स वाई जेड का क्या मतलब है, -11 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, किन किस से, ये पूरा जो टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म किन किस से कटेगा, -11 से भी कटेगा, एक्स से भी कटेगा, वाई से भी कटेगा, जेड से भी कटेगा, ये पूरा, ठीक है। आर -11 एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये क्या इसके फैक्टर्स हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट क्या होता है, लिखा है देखो, एनी वन फैक्टर ऑफ अ टर्म विद द साइन ऑफ द टर्म इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दैट टर्म। मैं आपको समझाता ही क्या है, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे लिखा -3ab ले लिया। -3ab का क्या मतलब है, -3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3। कौन कौन से, -3 ए एंड बी, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि कोफिशिएंट बताओ किसका, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो वही लिखा है एनी वन फैक्टर ऑफ अ टर्म, ये पूरा एक टर्म है, इसका कोई भी एक फैक्टर ले लिया है मैंने, विद द साइन ऑफ द टर्म, जो साइन है टर्म की, ये पूरे टर्म की साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। ये नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दैट टर्म। जैसे हमारे को पूछ रहा है कि भाई ए का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, ए का इसका कोफिशिएंट बताना है, तो इसको छोड़ के क्या बचा इस पूरे में, ये बताओ। इसको मैं ए को यदि छोड़ दूँ तो इसके अलावा क्या बचा, -3b, तो यही इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। वही लिखा द कोफिशिएंट ऑफ ए इज -3b। जैसे हमें ए का कोफिशिएंट पता करना है तो ए को आप भूल जाओ, क्योंकि ए का तो हमें पता करना है। इसके अलावा क्या बचा इसमें, -3b, तो यही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ बी, अब बी का पता करना है, किसका, बी का पता करना है, तो बी आएगा, नहीं आएगा। तो इसके अलावा क्या बच गया, -3a, तो वही लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ बी इज -3a। आ गया समझ में। अब फॉर एग्जाम्पल लिखा है एक -x लिखा है, -x का मैंने आपको मतलब बताया था, -x का क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई x। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2, -1 और x, 2 फैक्टर हो गए। अब पूछ रहे तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, ये बताओ। x के अलावा इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, -1, क्योंकि x का तो कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है, तो इसके नीचे मैंने देखो ये ऐसे पेन रख दिया, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो x के अलावा इसमें क्या है, -1, तो यही इसका क्या होगा, कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। आ गया समझ में। कोफिशिएंट का मतलब भी क्लियर हो गया, फैक्टर का मतलब भी क्लियर। फैक्टर का मतलब होता है वो किन किन नंबर से कट रहा है, किन किन नंबर से वो डिविजिबल है, और फैक्टर उस नंबर के खुद के अंदर छुपा होता है। कैसे छुपा होता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब मैं 12 को ऐसे नहीं लिख सकता, 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी ऐसे लिख दो, 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो फॉर एग्जांपल, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 3 मल्टीप्लाई 4 12। तो बताओ जो 12 के जो भी फैक्टर थे टोटल, उसमें से मैंने कोई
3 फैक्टर ले लिए और उनका मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला कि नहीं। तो मतलब जो हमें फैक्टर मिल रहे हैं इस 12 के, ठीक है, वो इसी के अंदर छुपे हुए हैं ना। छुपे हुए का मतलब इसमें से ही हमें कोई 3 फैक्टर लिए और उनका मल्टीप्लाई किया तभी हमें 12 मिला ना। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर का मतलब वही होता है। जैसे 3x के आपको फैक्टर पूछे तो 3x का क्या मतलब हुआ, 3 मल्टीप्लाई एक्स। 3 मल्टीप्लाई एक्स लिखने का मतलब है ये पूरा 3x दो ही चीज़ से कट रहा है, एक 3 और x, ठीक है ना। मतलब ये पूरा एक टर्म है और इसके अंदर ही छुपे हुए इसके फैक्टर 3 और x। जैसे पूरा टर्म लिखा है -11xyz, कितने फैक्टर इसके, 4। कैसे, -11xyz, ठीक है ना। और कोफिशिएंट आपको बता दिया, बोलेगा कि a का कोफिशिएंट बताओ या b का कोफिशिएंट। ये पूरा एक टर्म है और इस पूरे टर्म को कैसे लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो पूछेगा a का कोफिशिएंट बताओ। जब a का हमें कोफिशिएंट पता करना है तो a आएगा, नहीं आएगा। इसके अलावा क्या बच गया इसमें, -3b, तो वही हो गया a का कोफिशिएंट -3b। एंड b का पता करना है, b का आपको पता करना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा b के अलावा क्या बच गया इसमें, -3 बस, ये और कुछ नहीं। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आपको पता है कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। A term of an expression having a fixed numerical value and no literal factor is called a constant term। ये बोल रहा है constant term वो होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, ये सारे कांस्टेंट है, टर्म है। और जिसमें कोई लिटरल फैक्टर नहीं हो। लिटरल फैक्टर का क्या मतलब होता है, लिटरल का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो XYZ है, मतलब इसमें कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं आना चाहिए, मतलब केवल नंबर ही नज़र आना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब ये बताओ, मैंने ऐसे बोला 5x, ठीक है ना। अब मैंने बोला 5 और x इसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 5 कांस्टेंट का काम कर रहा है कि नहीं, कांस्टेंट है ना। क्यों, क्योंकि 5 है, इसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं है, ये अलग है, x अलग है, ठीक है ना। तो ये लिखा है अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू फिक्स है, मतलब ये 5 की वैल्यू चेंज होगी नहीं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो। अब यहाँ पर x की वैल्यू चेंज होगी लेकिन 5 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 फिक्स है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये पूरा एक टर्म है, ठीक है। एंड नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, मतलब केवल नंबर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। कांस्टेंट का मतलब जैसे लिखा है इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 5xy - 7 द कांस्टेंट टर्म इज -7। अब बोला ये एक पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें बोलेगा कि कांस्टेंट टर्म क्या है। यहाँ पर वेरिएबल आ गया, यहाँ पे भी देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये पूरा एक टर्म है। देखो पूरे टर्म में कोई नंबर नज़र आ रहा है आपको, बोले नज़र तो आ रहा है 5, लेकिन इनके साथ वेरिएबल है। देखो वही बोला, देखो ऊपर अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। एंड नो लिटरल फैक्टर, कोई लिटरल फैक्टर उसके साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर वैल्यू तो फिक्स है लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, लिटरल फैक्टर आ गया। लिटरल फैक्टर यानी वेरिएबल फैक्टर, यानी ये वेरिएबल आ गए तो ये क्या नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ये कांस्टेंट नंबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जैसे 5 है, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट टर्म नहीं। ये पूरा टर्म है ना 5xy, पूरा 5xy का टर्म है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्यों, कांस्टेंट टर्म का मतलब केवल नंबर नज़र आना चाहिए, वेरिएबल नहीं। लेकिन यहाँ देखो नंबर भी है और वेरिएबल भी है। लेकिन आपको इस एग्जाम्पल में पूछेगा कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, -7। क्यों बोलेंगे पता है, -7 एक टर्म भी है और एक कांस्टेंट टर्म भी है। क्योंकि -7 के आगे कोई वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। मैंने बोला था जो नंबर होता है वो क्या होता है, एक टर्म होता है, और वो कैसा टर्म होता है, लाइक टर्म होता है। कैसा, लाइक। तो ये लिखा देखो अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। जैसे मैंने लिखा 5x,
ये एक आपका क्या है, टर्म है, क्या है, टर्म है। इसके दो फैक्टर हो रहे 5 और x, लेकिन इसको हम कांस्टेंट टर्म नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, कांस्टेंट टर्म नहीं बोले। आप बोल रहे ये 5 तो है, लेकिन 5 एक कांस्टेंट नंबर है, टर्म नहीं है। टर्म ये पूरा है, पूरा, ठीक है ना। लेकिन 5x को हम कांस्टेंट टर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या बोला है उसमें, क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होना चाहिए जिसके साथ में वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब नंबर के साथ में वेरिएबल आ रहा है, इसलिए क्या नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। केवल 7 आ जाए, केवल 5 आ जाए, केवल 4 आ जाए, केवल 3 आ जाए, ये आ जाए, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म है। एक नंबर भी एक टर्म है। समझ में आ गया आपको, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।